सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल बोध एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 9वीं का मॉडल आंसर। तो देखिए, जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी हो चुकी है और उसका मॉडल आंसर देखिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो यह 1789 में प्रारंभ हुई थी। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद में देखिए कि भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद देखते हैं, मनरेगा में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? खालिस्तान में हुई थी। तो यह 1939 में हुई थी। रूस अनाज का एक बड़ा खालिस्तान है, यह निर्यातक है। भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। भारत विश्व का क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर खालिस्तान नहीं करना चाहिए। तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। कृषि और मछली पालन खालिस्तान क्षेत्र में आते हैं। तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए, सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसों का था। फ्रांस में बास्तिन का ध्वस्त। तो फ्रांस में जब बास्तिन का ध्वस्त हुआ, यह 14 जुलाई 1789 को हुआ था। सौकुलात का अर्थ है बिना घुटने वाले। फ्रांस के राष्ट्रीय गान को मार्सिले कहा जाता है। किस युद्ध में नेपोलियो की हार हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियो की हार हुई थी। लुई ब्लांक किसे कहा गया है? तो लुई ब्लांक जो है वो फ्रांस के थे। उसके बाद में हम प्रश्न उत्तर देखते हैं, 1 अंक वाले प्रश्न। जार द्वारा कब पद त्याग किया गया? तो जार द्वारा 2 मार्च 1917 को पद त्याग किया गया था। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट है। और शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। यूनान में क्रेशिया का अर्थ क्या है? तो यूनान में क्रेशिया का अर्थ शासन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो छिपी हुई बेरोजगारी है। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य, जो कि आपको 6 अंक के सत्य असत्य पूछा है। अप्रैल थ्रीसिस का विचार किसका था? तो अप्रैल थ्रीसिस का विचार लेनिन का था। और फिर देखिए कि 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हो चुका था। तो यह भी सत्य है। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, सत्य है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान कम करता है, यह असत्य है। पालमपुर में ज्यादातर व्यापार वस्तु विनिमय, यह ज्यादातर व्यापार नहीं करते थे। तो सत्य है, पालमपुर के लोग ज्यादा व्यापार नहीं करते थे। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, तो यह भी सत्य है। इसके बाद में हम देखते हैं, भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ये जो है कर्क रेखा गुजरती है। फिर इसी का अथवा है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो गंगा नदी द्रोणी है। अपवाह तंत्र से क्या आशय है? अपवाह तंत्र किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, आम्र वर्षा किसे कहा गया है? तो आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। प्रश्न 8 है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी कौन से पठार में है? तो यह इसका आंसर आएगा मालवा के पठार में है। फिर दोआब का क्या अर्थ है? तो दोआब 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? तो फ्रांस की क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत दिया। उसके बाद देखते हैं खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 के दिन फादर गेपांग के नेतृत्व में एक जुलूस, क्रांतिकारियों का एक जुलूस निकला गया और इस जुलूस में सैनिकों ने अत्यधिक मात्रा में गोली बारूद चलाए, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। यह घटना रविवार के दिन की घटना थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, युंगफो का क्या अर्थ है? तो युंगफो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नास्ती युवा संगठन होता था, इसे युंगफो कहा जाता था। फिर है जिप्सी या घेटो का क्या अर्थ है? तो मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द जिप्सी होता है। उसके बाद में हम देखते हैं वैज्ञानिक वानिकी क्या है? तो वैज्ञानिक वानिकी वृक्षों को क्रमबद्ध रूप से वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया है। फिर देखते हैं लेटेक्स क्या है? तो लेटेक्स रबर के पेड़ से प्राप्त तरल पदार्थ को लेटेक्स कहा गया है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी जो शब्द है यह डेमोक्रेशिया से लिया गया है और यह यूनानी भाषा का है। उसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से श्रेष्ठ क्यों है? तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेस्ट या श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह शासन के लिए अधिक जवाबदेह होती है। संविधान क्या है? तो देश का सर्वोच्च कानून जिसे किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने के लिए मौलिक कानून या मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, यह संविधान कहलाता है। उसके बाद देखते हैं आचार संहिता क्या है? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहा जाता है। मताधिकार किसे कहा गया है? नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। रबी और खरीफ की फसलों का नाम लिखिए। तो रबी की फसल में देखिए कि गेहूं, चना, और जौ, सरसों, और खरीफ की फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसलें हैं। सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। तो सिंचाई के प्रमुख साधन वर्षा, और तालाब, नलकूप और नहरें होते हैं। उसके बाद देखते हैं मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? मानव पूंजी निर्माण या कौशल निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनशक्ति के विकास हेतु भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। फिर इसी का अथवा है सेवा क्षेत्र से क्या आशय है? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं गरीबी रेखा से क्या आशय है? तो गरीबी रेखा की परिभाषाएं में देखते हैं कि बहुत सारी प्रकार की हैं, लेकिन देखिए कि जिसमें गरीबी रेखा से आशय है यदि जो शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और उन्हें 2100 कैलोरी से कम खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है उसे गरीब कहा जाता है, और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी के माध्यम से कम खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। इसके बाद में आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए राज्य के अतिरिक्त केंद्र भी इससे सहायता प्रदान करती है। यह प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। इसके बाद में हम सम और विषम जलवायु और नदी और झीलों के महत्व और इन सारे क्वेश्चनों को और आगे देखते हैं। इसके पहले आप देखिए मानचित्र में आपको पूछा था पंजाब राज्य कहाँ है, तो ये पंजाब राज्य हो गया, राजस्थान हो गया, यह उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद बिहार हो गया, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात ये राज्य आपको पूछे थे, और कर्नाटक। इसमें से आपको 4 राज्यों को दर्शाना था। इसके बाद हम देखते हैं आपके प्रश्न में यहाँ है कि जेठ धारा किसे कहा गया है?
तो जेट धारा ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली पवनों को जेट धारा कहा जाता है और ये बहुत ही सक्रिय पट्टी में चलती हैं। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं और भारत की जलवायु जेट वायु धाराओं की गति से भी प्रभावित होती हैं। ऐसा विश्वास किया गया है कि उत्तरी भारत में मानसून के अचानक फटने के लिए यही जिम्मेदार होती हैं। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, सम और विषम जलवायु में अंतर बताइए। तो देखिए, सम जलवायु और विषम, यह जलवायु जो गर्मियों में न अधिक गर्म और सर्दियों में न अधिक सर्द होती, उसे सम जलवायु कहा जाता है। विषम जलवायु गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडी होती है, इसे विषम जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और केरल के तटीय भागों में सम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाती है। भारत के भीतर भागों की सम जलवायु विषम है और सम जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की अवधि और वर्षा की मात्रा प्रायः दोनों अधिक होती है। विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की अवधि और वर्षा की मात्रा कम होती है। तो ये सम और विषम जलवायु हुई। इसके बाद में आपका प्रश्न आया है कि नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व को बताइए। तो नदी और झीलों के आर्थिक महत्व देखिए, नदियों का महत्व, नदियों का जलमूल प्राकृतिक संसाधन है और उनके मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। भारत जैसे देश के लिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहाँ सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत निर्माण और नदियों का महत्व बहुत अधिक है। यही नदी भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में हमारे लिए नदियों का विशेष महत्व है। और झीलों का महत्व, झीलें पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और इनके द्वारा नौकायान, तैराकी और अन्य जलीय खेलों से जल का अर्जन होता है। राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण में किया जाता है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। झीलों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं और सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी को समझाइए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं और बाहर से भी जो श्रमिक कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी श्रमिक बेरोजगारी की अवस्था में होते हैं और यदि इनमें से कुछ श्रमिकों को व्यवसाय से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। बेरोजगारी की इस स्थिति को प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं और वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक कार्य नहीं मिल पाता, इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में कृषि कार्य में आधुनिक नवीन वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना ही हरित क्रांति है। 1960 के दशक के अंत में भारतीय कृषि के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति की विशेषताएं, तो हरित क्रांति भारतीय किसानों को अधिक उपज वाली बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाया गया और रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग करना सिखाया गया और अधिक कृषि उपज देने वाली फसलों को बोया जाना और पौध तथा भू संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना और कृषि संबंधी अनुसंधानों तथा शिक्षा की व्यवस्था करना और सघन खेती के कार्यक्रमों को अपनाना। हरित क्रांति के प्रभाव, हरित क्रांति के फलस्वरूप सिंचाई का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया है और हरित क्रांति
के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति से इससे कृषि मात्र जीवन यापन का साधन न रहकर व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। इससे खाद्यान्न के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। अब गेहूं के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया है तथा निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। कृषि कार्य में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग संभव हुआ है। तो इस प्रकार से यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का संपूर्ण रूप से मॉडल आंसर हुआ। वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल आंसर डाला जाएगा। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि उनकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी होती रहे। धन्यवाद।